मुंबई, सपनों का शहर, a city of contrasts and contradiction, a city full of surprises at every turn। एक ऐसी जगह जहां हर दिन हजारों लोग अपनी जिंदगी सुधारने आते हैं, लेकिन इस चकाचौंध और बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स के पीछे कुछ ऐसे पुराने और टूटे फूटे मकान हैं जहां हजारों परिवार रहते हैं। यह बिल्डिंग जितनी पुरानी है कि हर बार बरसात आती है तो लगता है कि बस इस बार गिर ही जाएगी। लोग उसी डर के साथ जीते हैं, अगर आज रात बिल्डिंग गिर गई तो क्या होगा। 1970s में महाराष्ट्र सरकार ने इस बिल्डिंग गिरने की समस्या को सुलझाने के लिए एक कानून बनाया। इसके तहत पुरानी बिल्डिंग्स से एक छोटा सा टैक्स लिया जाने लगा। इसी को सेज्ड बिल्डिंग्स बोलते थे। ये पैसा इनकी मरम्मत के लिए होना चाहिए था, पर वो कभी इनफ ही नहीं था। फिर 1986 में सरकार ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, द महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट में चैप्टर 8A को जोड़कर। इस रूल के हिसाब से अगर किसी बिल्डिंग्स के 70% किराएदार एग्री करें तो सरकार उस बिल्डिंग को अक्वायर करके दोबारा बना सकती थी। इसका मकसद सीधा था, लोगों की जान बचाना और उन्हें सेफ हाउसिंग देना। लेकिन प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए यह एक धोखा जैसा था। बहुतों ने यह बिल्डिंग्स अपने दादा परदादा से विरासत में पाई थी। वैसे तो रेंट कंट्रोल लॉ की वजह से उनसे ज़्यादा कमाई नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वह इन बिल्डिंग्स के मालिक तो थे, अपने तरह से उस प्रॉपर्टी को संभालते थे। उनका कहना था कि सरकार बिना ठीक से मुआवजा दिए उनकी प्रॉपर्टी कैसे छीन सकती। सोचिए, एक बिल्डिंग जो आपके दादाजी ने बनाई थी, सरकार उसे यूं ही ले ले। ओनर्स को लगा कि अगर सरकार को उनकी प्रॉपर्टी चाहिए तो कम से कम फेयर प्राइस तो देना चाहिए। और यहीं से शुरू होती है एक लंबी लड़ाई जो 30 साल तक चली। ओनर्स ने कोर्ट में केस डाल दिया, यह कहकर कि यह कानून उनका हक छीन रहा है। उन्होंने आर्गुमेंट किया कि यह कानून उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, जैसे आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम का। उनका सवाल सिंपल था, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि टेनेंट्स, किराएदार रीडेवलपमेंट चाहते हैं। लेकिन सरकार का जवाब भी तैयार था। उनका कहना था कि यह सब किसी की प्रॉपर्टी छीनने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए हो रहा है। हर साल कुछ बिल्डिंग्स गिरती थी, लोग मर जाते थे। सरकार ने कहा कि आर्टिकल 39B के हिसाब से उनके पास हक है कि वह कम्युनिटी की भलाई के लिए रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करे, और इस केस में वो रिसोर्स था लैंड्स और बिल्डिंग्स। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब क्या होता है? क्या इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी शामिल है? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन था आर्टिकल 31C को लेकर। इस आर्टिकल को 1971 में संविधान में ऐड किया गया था। इसका मतलब था कि अगर कोई कानून आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, जो कि DPSP हैं, इनको लागू करने के लिए बना है, तो उस कानून को आर्टिकल 14 या 19 के वायलेशन के लिए कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकती। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आर्टिकल 31C का दायरा बढ़ा दिया गया सरकार द्वारा। अब आर्टिकल 39B और C ही नहीं, बल्कि कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए अगर कानून बना है तो उस कानून को आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 के वायलेशन के लिए कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता। यह नई पोजीशन थी। लेकिन 1980 के मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C का नया वर्जन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इससे एक बड़ी कंफ्यूजन हो गई, क्या आर्टिकल 31C बिल्कुल ही खत्म हो गया है या सिर्फ उसका अमेंडेड पार्ट इनवैलिड हो गया है? इसका जवाब किसी के पास क्लियर नहीं था। क्या आर्टिकल 31C पूरा खत्म हो गया है या अपनी पुरानी डेफिनेशन तक सीमित रह गया है? यही सबसे बड़ा पॉइंट था प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन का। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 31C अब है ही नहीं, तो सरकार इसके पीछे छुप नहीं सकती। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि आर्टिकल 31C अब भी है और वो इस कानून को प्रोटेक्ट करता है। यह सब एक तरह से टग ऑफ वॉर बन गया। दोनों साइड्स यही बोल रही थी कि संविधान उनके साथ है। जब तक यह लड़ाई चल रही थी, मुंबई की हालत और खराब होती गई। हर मॉनसून कुछ बिल्डिंग्स गिर जाती थी, कुछ परिवार छोड़कर चले जाते थे और कुछ लोग मर जाते थे।
सरकार लगातार इस कानून में अमेंडमेंट्स करती गई, अपने पास और पावर्स लाती गई ताकि बिल्डिंग्स को टेक ओवर कर सके। ओनर्स को लगने लगा कि अब तो सब हाथ से निकल रहा है। उनके लिए पैसा सब कुछ नहीं था, उनकी प्रॉपर्टी उनके लिए इज्जत थी और एक तरह का कंट्रोल थी। वह लड़ते रहे, कोर्ट में जाते रहे, क्योंकि सरेंडर करना मतलब यह मानना कि उनके राइट्स कोई मायने नहीं रखते। और फिर आई 5 नवंबर 2024 की सुबह, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, आर्टिकल 31C अब भी है। इसका मतलब अगर कोई लॉ सच में आर्टिकल 39B, जो कि DPSP का पार्ट है, को लागू करने के लिए है, तो उसे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के वायलेशन के लिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था। कोर्ट ने कहा कि बस सरकार ऐसे ही बोल दे कि यह पब्लिक वेलफेयर के लिए है तो नहीं चलेगा। कोर्ट उस लॉ का ट्रू पर्पस देखेगी। क्या वह सच में पब्लिक वेलफेयर के लिए है या बस एक बहाना है? सबसे बड़ी बात जो कोर्ट ने कही वह थी कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्युनिटी रिसोर्स नहीं बोला जा सकता। जजेस ने कहा कि अगर कोई चीज सच में सबकी भलाई के लिए है, जैसे कोल माइंस, फॉरेस्ट या रिवर्स, तो ही उसे कम्युनिटी रिसोर्स बोला जा सकता है। लेकिन किसी की दुकान या छोटी सी फैक्ट्री को कम्युनिटी रिसोर्स बोलकर छीन लिया जाना गलत है। कोर्ट ने पुराने कुछ जजमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जहां हर चीज को ही कम्युनिटी रिसोर्स कह दिया गया था। जजेस ने कहा कि ऐसा करना संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फेयरनेस के खिलाफ है। इस फैसले से प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए एक रिलीफ था। उन्हें पता था कि अब सरकार यूं ही उनकी बिल्डिंग्स नहीं ले सकती, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अगर कोई लॉ सच में पब्लिक वेलफेयर के लिए है तो उसे बचाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ सरकार को भी समझ आया कि पब्लिक वेलफेयर के नाम पर सब कुछ नहीं छीना जा सकता। उसे कोर्ट के सामने साबित करना होगा कि कानून सच में सबकी भलाई के लिए है। यह केस सिर्फ बिल्डिंग्स और लॉज के बारे में नहीं था, यह था उस बैलेंस के बारे में जो हमारे संविधान ने बनाया है, प्राइवेट राइट्स और पब्लिक वेलफेयर के बीच का बैलेंस। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सबको एक मैसेज था कि हमारा संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, एक ऐसा प्रॉमिस है जो सबको न्याय दिलाता है, चाहे वो प्रॉपर्टी ओनर्स हों या किराएदार हों या सरकार क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात इस केस में हमें यह याद दिलाया कि कानून सिर्फ कोर्ट और जजमेंट के लिए नहीं होता, वह लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और उनके इज्जत से जुड़ा होता है। इसलिए शायद देर लगती है, पर कानून से न्याय मिलता जरूर है। धन्यवाद और जय हिंद।